हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूकेरियोटिक कोशिकाएं और जो सेल होती है उसके चारों ओर जो लेयर होती है उसके आवरण होते हैं, जैसे ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इनके बारे में हमने पढ़ा था, साथ ही राइबोसोम के बारे में भी पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोशिका झिल्ली। अगर आपने ये डायग्राम नहीं देखे हैं तो इनको आप देख सकते हो, और ऐसे नाम भी लिख लो। अगर किसी को हिंदी में याद नहीं हो रहा तो इंग्लिश वाले नाम भी मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे है पादप कोशिका, प्लांट सेल है, और ये यहाँ पे एनिमल सेल है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली है, इसके अदर नेम भी हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, जीवद्रव्य झिल्ली और सजीव झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ये इसके अदर नेम हैं। तो ये आप याद कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? 1950 में। के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। पहले तो सेल को देखना मुश्किल हो जाता क्योंकि बहुत छोटी होती है, तो इसको जूम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई 1950 में। तो पहले सेल को देख लिया अच्छे से, फिर उसके बाद में कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन किया गया। और सबसे पहले उसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन किसमें किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आंसर है इसका आरबीसी में, यानी मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली का यहाँ पे अध्ययन किया गया। आरबीसी इरिथ्रोसाइट भी इसका अदर नेम है। अध्ययनों के बाद इसको छोड़ो कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली में होता है लिपिड और प्रोटीन। लिपिड यानी वसा, प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, इसके साथ में थोड़ा उसमें कार्बोहाइड्रेट और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है अलग अलग, लेकिन मेनली ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं। कौन से लिपिड होते हैं इसमें? फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फेट और लिपिड से बने होते हैं, जो कि दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं, यानी इनकी डबल लेयर होती है। डबल लेयर में दो सतहों में ये स्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। जो लिपिड है वो झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा, जैसे मैंने ये लिपिड बना रखे हैं, तो इनका जो ध्रुवीय सिरा, ये गोल वाला इनका सर है, इसको ध्रुवीय सिरा बोलते हैं। ये बाहर की ओर है, लेकिन जो इनकी पूंछ बनी हुई है वो अंदर की ओर है। जैसे एक लेयर इनकी हो गई, एक इनकी हो गई, तो ये डबल लेयर में व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। जल भीरु उसको बोलते हैं कि ये जल के अगेंस्ट होता है, जल को अंदर नहीं जाने जाता, ये पूंछ वाला सिरा। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पूंछ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। सुरक्षित रहती है मतलब इसके पास में जल नहीं जा पाता। और ये किसकी बनी होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये जो फॉस्फोलिपिड झिल्ली है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे क्या काम है? झिल्ली को स्थायी बनाना। तो इसका फंक्शन याद रखना, कोलेस्ट्रॉल का काम है ये झिल्ली को स्थायी बनाती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पे पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। साथ में मैंने ये भी बोला कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, कि जो मतलब अलग अलग कोशिका होगी तो अलग उसमें अलग होगा, लिपिड भी कम ज़्यादा हो सकता है, प्रोटीन भी कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो मनुष्य की रुधिराणु यानी इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी लाल रक्त कणिका की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। इसको आपको याद रखना है कि 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड यानी वसा है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में व्यक्त किया जा सकता है। अब झिल्ली में हम प्रोटीन को डिवाइड करेंगे तो उसको किसके अकॉर्डिंग अलग करने के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो एक होता है जिसको आसानी से अलग कर सकते हैं, दूसरा होगा जिसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। मान लो कि इस लेयर के बीच में कोई प्रोटीन है तो वो तो फंसा हुआ है, तो उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो कोई प्रोटीन है तो वो तो सतह पर है, तो उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो जिसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिधीय या फिर सरफेस प्रोटीन। लेकिन जिसको अलग नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अंगभूत प्रोटीन।
उसको अंगभूत प्रोटीन या फिर उसको अंतर्वेशी प्रोटीन बोलते हैं या फिर उसको आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना यहाँ पे लिखा है कि परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। यही तो बोला मैंने अभी। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना यानी सक्सेसफुल मॉडल है वो 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अगर आपको ये नाम याद नहीं रह रहा तो एक मतलब ऐसे लाइन याद रखो कि गाना गाते गाते निकल गया, तो गाना यानी सिंगिंग, तो सिंगर इससे याद रखना है, और निकल गया यानी निकोलसन। और 1972 में इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। इसे तरल क्रीमर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इसका नाम क्या है कि तरल क्रीमर नमूना, या फिर इसके और भी ये नाम है, तरल क्रीमर नमूना या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर गुलाब जामुन मॉडल। गुलाब जामुन जैसे चाशनी में गुलाब जामुन तैरते हैं उस टाइप से। और प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, लिपिड के सी के अंदर प्रोटीन है वो आइस की तरह तैरते रहते हैं उस टाइप से। जैसे गुलाब जामुन यहाँ पे प्रोटीन हो गए और पूरा वहाँ पे लिपिड हो गया। इस मॉडल के अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विक सतह यानी डबल लेयर के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो पार्श्विक गति करेगा। कैसे करेगा? जैसे मान लो अभी यहाँ से गति करके ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ऐसे ये साइड में लेटरल ऐसे गति करता है, ऐसे भी हो सकती है, कोई भी साइड हो सकती है, तो ऐसे ये गति करता है। ये इसका डायग्राम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ये इसमें वो अंगभूत प्रोटीन है, इंटरनल प्रोटीन जो फंसी हुई है, ये आसानी से निकलेगी नहीं। यहाँ पे ये सरफेस प्रोटीन है, इसके ऊपर ये शर्करा लगी हुई है। परिधीय प्रोटीन सरफेस प्रोटीन को ही बोलते हैं। ये दो लेयर होगी, एक ऊपर वाली होगी, ये नीचे वाली डबल लेयर है फॉस्फोलिपिड की। ये जो कोलेस्ट्रॉल है बीच बीच में कहीं पे ये यहाँ पे, तो ये इसको स्थायी बनाता है। ये जीवद्रव्य झिल्ली का तरल क्रीमर नमूना यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये डायग्राम है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसमें मैंने ईजी से बना रखा है, इसमें आपको सब ईजी समझ आएगा। आप इसको बना सकते हो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा कि झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य, मतलब यहाँ से इसकी तरलीय प्रकृति के कारण कोशिका झिल्ली कौन कौन से कार्य कर सकती है। कोशिका वृद्धि, 1 नंबर अंतरकोशिकीय संयोजन यानी कनेक्शन बनाती है दो कोशिकाओं के बीच में का निर्माण, स्रावण यानी सिक्रेशन करवाती है, अंतःकोशिक कोशिका विभाजन करवाती है इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तरलीय प्रकृति से ही ये सब कार्य होते हैं। जीवद्रव्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है, यानी इसमें ट्रांसफ़र होता है अणुओं का, झिल्ली से आर पार जा सकते हैं। जैसा कि मैंने इसका दूसरा नाम बताया कि इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। चयनित यानी सेलेक्टेड पारगम्य झिल्ली है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। अगर अणु है वो बिना एटीपी के अगर वो झिल्ली से बाहर आ जा सकते हैं, तब हम उसको बोलेंगे कि वो निष्क्रिय परिवहन, इसको हम बोलेंगे, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा से कम की ओर आ रहे हैं तो उसको कहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत होगी, इसलिए इसको निष्क्रिय परिवहन करते हैं। अब इसके 2 टाइप हो गए। अगर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई भी अणु आ रहा है नॉर्मल, तो हम उसको बोलेंगे विसरण। अगर यही विसरण जल के साथ हो रहा है, जल इससे ऐसे आ रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तब हम इसको बोलेंगे परासरण। तो 2 टाइप का हो गया, विसरण और परासरण। और एक चीज़ और है कि जो निष्क्रिय परिवहन है वो सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग होता है। यही जो मैंने बोला वही इसमें लिखा हुआ है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूँकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विक सतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन को आवश्यकता होती है। अगर जो कुछ अणु है वो नहीं आ जा सकते, तो उनको मतलब कोई वेक्टर चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसके वाहक प्रोटीन की उसको आवश्यकता होती है। ये उसको मतलब ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करता है।
कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत कैसे होगा, कम से ज़्यादा की ओर, तो उसको ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का उपयोग करते हैं। एटीपी को ही हम ऊर्जा बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसे सक्रिय परिवहन यानी कहते हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको बोला था पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको बोला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक पंप के रूप में कार्य करता है, इसलिए एग्जाम्पल इसका हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। ओके गाइस, थैंक यू टू Okay guys, if you like the video then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.